अल्लाह खैर। वो जैसे रूम से निकला, सामने से आती अपने ही ख्यालों में गुम सिमी सीधा इसके वजूद से टकराती, लहराकर गिरती कि आरिफ ने बौखलाकर इसकी कमर के गिर्द बाजू डालते इसे थामा। सिमी के तो हवास ही उड़ गए। वो चीखें मारती आरिफ को कंधों से जकड़ गई। रिलैक्स अलबीवी, कुछ नहीं हुआ। वो सीधा होता इसे खींच कर सीने से लगाते कान में बोला कि तंग हिसार। इसके लिम्स पसीने की खुशबू पर वो सुन पड़ गई और पल में इसे पहचानते मीची आंखें पट से खोली। तुम, वो इसके हिसार में मछली पर आरिफ ने हंसते हुए इसकी दोनों बाजू जकड़कर फौरन इसके पीछे कमर से बांध दिए कि मुकम्मल बेबसी इसके हिसार में आ गई। ये क्या कर रहे हो बदतमीज़, तुम्हें शर्म नहीं? छोड़ो मुझे। वो सुर्ख सी इसके सीने से लगी, खिफ़त से गुर्राई। मुझे ये बताएं, शर्म किस बला का नाम है? अच्छा इसे दफ़ा करें, आप मुझसे बातें करें, क्या हाल है? छुप क्यों रही हैं मुझसे? इसकी मज़ाहमत देखते इसने इसे खींच कर दीवार से लगाते इसकी कलाइयाँ साथ कैद कर दी। सिमी आंखें फैलाकर हलक तर करती अपनी दीवार से लगी दोनों कलाइयों को देखती सहम गई। ये तुम्हें क्या हो गया है आरी? वो अपनी कलाइयाँ छुड़वाने की कोशिश करती बेबसी से बोली। आप कुछ होने कहाँ देती हैं? इसके सुर्ख चेहरे को देखते वो अपना चेहरा इसके करीब करते बोला। सिमी दीवार से चिपक सी गई। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत बुरा हशर करवाऊंगी, वो गुस्से से बोली। इसे खौफ था कहीं वो इसकी बढ़ती धड़कनें ना सुन ले जो यूं इसके एकदम करीब आने पर उथल मुथल बचा रही थी। मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी। वो कलाई में पहनी काली चूड़ियों को देखती मिनमिनाई। आरिफ इसके माथे पर चमकते नन्हे शबनम के कतरों को देखता हंसा। मैं दूसरी पहना दूंगा। वैसे मेरी दस्तरस में आओगी तब इन्हें तो अलग करना पड़ेगा तुमसे। वो इसकी कलाई से हाथ सरकाता इसकी उंगलियों से उंगलियां उलझाकर आहिस्ता से मज़ीद फासला मिटा गया कि अब तो सिमी इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती बिल्कुल अपनी सांसें रोके सीधी खड़ी हो गई। मैं नहीं उतारूंगी इन्हें, वो गुस्से बेबसी से बोली, पर अनजाने में वो इजहार करती इसे खुशियों की बुलंदियों पर पहुंच आ गई। मैं उतारूंगा ना, तुम क्यों इतनी तकलीफ़ करोगी? वो सरगोशी में कहने लगा और वो इसकी मायने खेस बेबाक बात सुनकर कानों की लौ तक सुर्ख पड़ती सख्ती से आंखें मीच गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, सिर्फ एक बार शहजादे को आने दो, वो खुद तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। तुम में नाम की भी शर्म नहीं, एहसास से ही नहीं, एहसास ही नहीं। मैं तुमसे बाकी तो शहद की तरह बोलती हैं, दिल करता है पी जाऊं, पर जब बड़ी होने का दौरा पड़ता है तब अल्फाज जहर लगते हैं आपके। इसके बातें सुनती सिम्मी की आंखें फैल गई। मतलब मैं इसे जहर लगती हूँ? इसने लब भींच कर सोचा। हाँ जहर तो लगूंगी, आखिर इतनी बड़े जो हूँ। इसका बस नहीं चल रहा था अभी इसे धकेल कर वहाँ से भाग जाए। दूर रहो मुझसे बेहुदा इंसान। वो गुस्से से मचलने लगी, पर आरिफ मुस्कुराहट रोके इसके नकूश में सुर्खी को देखने लगा। चुप क्यों रही थी? शहद रंग आंखें सुकेड़ कर वो इसे देखने लगा और इसके देखने के अंदाज से सिमी को लगा इसके सारे भेद जान जाएगा। वो नज़रें चुराती कतरा कर भागना चाहती थी, पर इस लड़के पर कहाँ रौब चलता था बड़ी होने का, ना ही इसके भाई का खौफ था। कब छुपी वो खुद से खफकी से बोलती इसकी दहकती सांसों से उलझते आंखें पल को मीच कर खड़ी थी। ये छुपना ही तो है, ना सुबह ना नाश्ते पर है, ना ही रात को डिनर पर। क्यों? पहले अपने अलशरीफ शौहर के जॉगिंग से आते अपने हाथों से फ्रेश जूस देती थी, तौलिया थमाती थी, ड्रेस निकाल कर रखती थी, पर अब ऐसा क्यों नहीं? मुझसे डर रही हैं? वह काफ़ी दुख से बोला। सिमी ने तड़प कर आंखें खोलते से देखा और नज़रें चार होने पर वो सटपटा कर झुका गई। नहीं लगता तुमसे डर, वो मध्यम आवाज़ में मिनमिनाई। तो फिर किससे लगता है? इसने हाथ छोड़कर इसके रुखसार पर हाथ टिकाकर इसका गाल अंगूठे से सहलाया। सिमी के सारे वजूद का खून सिमट कर इसके चेहरे पर आ गया। इसके अंगूठे के लिम्स पर इसका दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ रहा था। ऊपर से इसकी लौ देती पुरशौक नज़रें अपने चेहरे के नकूश से उलझते देखकर तो सांसें भी बंद हो रही थीं। किसी से नहीं, पीछे हटो। अब वो इसे कैसे बताती? इसे खुद से डर लग रहा है, खुद ही डर रही है, क्योंकि वो किसी पल इन एहसासात के हाथों पागल ना हो जाए जो इसे तंग करते इसकी रातों की नींद उड़ा गए थे। वो जाने समझता क्यों नहीं था, क्यों इसके लिए और मुश्किलात पैदा कर रहा था। पर वो मासूम भी तो नहीं था, कितना तेज़ था। सब समझता था, पर फिर भी इसे तंग कर रहा था, इसे दिन ब दिन कमज़ोर करता अपने शहर में जकड़ रहा था, जो वह हरगिज़ नहीं चाहती थी, पर ऐसा हो रहा था। आपको इस वक्त इतनी सर्दी में पल पसीने क्यों आ रहे हैं? वो उंगली इसके माथे पर फेर कर इसके नन्हे नन्हे शबनम के कतरे समेट गया। कोई नहीं, आज गर्मी है बहुत। सिमी बौखला कर
दुपट्टे से माथा साफ करती हलक तर किए मुस्कुराने की नामुमकिन सी कोशिश करने लगी। अच्छा, हाँ गर्मी तो मुझे भी लग रही है बहुत। वो सर हिलाता बात को खींच कर बोला सिमी अपना हाथ सहलाती। खनक करती चूड़ियों से इसकी धड़कनों में शोर मचाती आंखें फैलाए इसे देख रही थी। जिसने बहुत को काफ़ी खींचा था। आरिफ ने इसे देखते गले से तौलिया निकाला और इसकी गर्दन में डालते जिसामत से चिपके टी शर्ट को झटके से उतार दिया। तुम्हें भी तो पसीना आया है, वो इसके इरादों की रास्ता इसकी भीगी शर्ट की तरफ इशारा देती तौलिया को मुट्ठी में भींच कर इसे देखने लगी। ये मुझे जिम में जाने की वजह से आया है और आपको। इसने भीगी शर्ट इसके ऊपर सर पर डाली। सिमी बगैर पलके झपके साख्त सी इसके चौड़े वजूद को देख रही थी, जो सच में शर्म से नावाकिफियत रखते इसके सामने शर्ट उतार कर अब दोनों इतराफ दीवार पर हाथ टिकाए खड़ा था। वो थूक निकलती, कभी इसके तवाना बाजू को देखती तो कभी चौड़े शानों को। ये तो सच में कहीं से छोटा नहीं लगता। इसका दिल रोने लगा इसके वजूद को देखते। मुझे गर्मी से पसीना आ रहा है, दिमाग से आ रही बदतमीज़ बेशरम सब कुछ। वो भराई आवाज़ में गुस्से से भड़क उठी। ओहो, वही तो अलजाना, मुझे भी अल्पसीना वल गर्मी से आ रहा है। डोंट वरी, हमारी अल कंडीशन वल सेम है। वो इसके डुबडुबाई नज़रों में देखता आंख दबाकर बोला कि सिम्मी के हलक में जैसे कांटे चुभ गए। तुमने एक नहायत ही बकवास बेशरम बंदे हो। तुम्हें तमीज़ नहीं बड़ों के सामने नंगे शर्ट नहीं उतारते। वो बौखलाकर कहती वहाँ से जाने के लिए पर तोलने लगी, पर वो बाजू हटाए तो वो जाए ना, जैसे घेरे में लिए खड़ा था। सिमी का दिल डूब सा रहा था इसके बगैर शर्ट के वजूद के सामने खड़े होते। इसके अंग अंग से पसीने छूट रहे थे तो पलकें शर्म का बोझ समेट कर झुक सी गई थी। नहीं, आपका दिल एक्सरसाइज कर रहा है, आपको इसलिए पसीने आ रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे चेक करने दें, मैं डॉक्टर रह चुका हूँ। आपका भाई जब किसी का ऑपरेशन करता है तो पहले इनका चेकअप मैं ही करता हूँ। वो हाथ बढ़ाने लगा जिस पर सिमी के कान साएं साएं करने लगे। क्या बेहूदगी है ये, वो उससे से बोलती इसकी शर्ट को सीने से लगाए बाजू बांध गई, जबकि नज़रें सहमी सी इसके मजबूत मसल्स पर जा रही थीं जिसने दोनों तरफ से इसे घेर रखा था तो कभी सामने इसके सिक्स पैक पर। अरे अरे, इतनी भी सेफ्टी में मैं कोई बुरा बंदा नहीं, बहुत अलशरीफुल बंदा हूँ। यकीन कर लें, आप इतना वक्त साथ गुजारा है, कभी एक किस की है आपको यहाँ। वो इसकी शर्म से झुकी लरसती कभी उठती आंखों में झांकते इसके लबों को देखता बोला। सिम्मी, पहले तो इसकी बेबाकी पर साख्त पड़ गई और दूसरे ही लम्हे बौखला कर अपने लब बेच दिए। इसे आज क्या हो गया है, वो बेबसी से सोचती नज़रें नहीं उठा पा रही थी। अच्छा ऐसा करें, मेरी ही चेक कर लें, इसने कहते बगैर इसे समझने का लम्हा देते इसकी चूड़ियों भरी कलाई को थामते हुए सीधा अपने दिल के मुकाम पर इसके सफ़ेद हाथ की हथेली टिकाई। जहाँ वो मुस्कुराया इसके लिम्स पर, वहीं सिमी बिल्कुल सुन सी पड़ गई। इसकी धक धक करती धड़कनें इसके अपने हाथ से मुंतकिल होती अपने पूरे वजूद में धड़कती महसूस हुई कि इसका वजूद हौले हौले से लरसने लगा, धड़कनों की धमक से लरसने लगी हो। गले कैसे लगाऊं, तुम इतनी नाजुक हो। आरिफ इसकी कैफियत इसकी लर्जिश देखता झुककर कान में सरगोशी में बोला। आपका दिल करता है या नहीं, आपको चेक करने नहीं देती, पर कसम माने मेरा दिल जब भी आपकी चूड़ियों भरी कलाई झुकी नजरें देखता है तो यूं ही एक्सरसाइज करता है। और सितम ये कि कोई मसीहा ही नहीं पास के चेकअप करके राहत दें। खुद ही जुल्म झेलता बर्दाश्त करता आहें भरता हूँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, तमीज़ आ रही, मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो रोदने को तेज़ की दहकती सांसें रुखसार पर महसूस करती तिरछी नज़रों से उंगली भर के फासले पर इसके लबों को अपने रुखसार से देखती बिल्कुल सांसें रोके आंखें मीच गई। आप बड़ी हैं तो मुकाबला भी बड़ा करें। अगर मैं बोसे की तमन्ना रखूँ तो आप अपना बड़ापन दिखाएं और इस तमन्ना को पूरा कर दिया करें ताकि मुझे यकीन हो आप सच में बड़ी हैं। अगर मैं अलगले लगने की वल ख्वाहिश करूँ, बस करो, कौन से दौड़े पड़ गए हैं तुम पर बेहुदा इंसान, जाली अरबी। इसकी सांसों को सरकता अपने चेहरे से लबों तक का सफ़र करते देख वो इसकी बेखुदी का फ़ायदा उठाती एकदम ही इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेलती सुर्ख तिल मिलाते चेहरे के साथ रोने जैसी हो गई और वहाँ एक पल भी खड़े रहे बगैर दूर भागी। कहीं वो सच में ही ना कर दे जो वो ख्वाहिशात पाल रहा था। आजकल इसे देखते जो हरकत बेबाकियाँ कर रहा था। अल सिमी जी, वल शोहर का तौलिया तो देती जाएं या ये कोई इशारा समझूं। इसे भागते देखकर हंसते हुए आरिफ ने दुहाई दी, जिस पर इसके कदम थमे और दिलकशी से मुस्कुराता आंखें सुकेड़ कर इसकी चोटी को देखता भीगे बालों में उंगलियां उलझा गया। मरो, वो गुस्से से तौलिया निकाल कर दूर से इसी की सिमत फेंकती सुर्ख सी बड़बड़ाई और शर्ट वो आगे बढ़ी। जब वो फिर बोला, नहीं आप रख ले, मैं बाद में आकर लेता हूँ, दोनों हाथ फिजा में उठाकर इससे इल्तिजा की। सिम्मी ने चौंक कर सीने से लगी मुट्ठियों में बीची इसकी शर्ट को देखा। हम ना सही, हमारी शर्ट ही सही, पर फिर भी अगर इसे यूं ही सीने से लगाई रखेंगी अल सिम्मी जी तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी।
अगर आप बड़े लोग ऐसे नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम छोटे बेईमानियों पर ज़रूर उतर आएंगे। वो वार्न करने लगा, जिस पर सिमी का दिल सुकड़ सा गया। तुम्हारा मैं कुछ कर दूंगी, बदतमीज़ आरिफ, बददिमाग कहीं के। मुझे हुई पाँव पटकती से शर्ट को नीचे पटक कर वहाँ से भागी, जिस पर आरिफ ने ज़ोरदार कहकर लगाया, जो इसके रूम में बंद होने तक सुनाई दिया। इसने आगे बढ़ते तौलिया उठाया और कुछ आगे से शर्ट उठाई। अगर इसकी जगह आप अपने छोटे से शौहर को सीने से लगाती, इसे बहलाती नहलाती, इसकी ख्वाहिशात आरजू पूरी करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम छोटे लोगों के लिए मैंने फरमाया है कि ये बड़ी बीवियों, इन्हें खुश किया करो, अल्लाह बदले में सवाब देता है। इसने दरवाज़ा नॉक करते कहा। फासले पर मिरर के सामने खड़ी सिमी अपनी धड़कनों को संभालती इसकी अचानक आवाज़ सुनती सटपटा उठी और इसका फरमान सुनकर बामुश्किल हंसी दबाई, वरना दिल कर रहा था अब इसका कुछ कर दे। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। इसकी बात समझती शर्म हया से लाल होती बोली, हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुमने धोखा दिया है जिसका हिसाब तुमसे मेरा भाई लेगा। आप करके देखिए, अगर आपको अलसवाब न मिले तो कहना। वो लॉक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता सिमी की जान हाथों में आ गई। वो भागकर बौखलाकर दरवाजे की सिमत आकर इससे लगकर खड़ी हो गई। सिमी जी, मुसलसल खामोशी पाकर इसने शरारत से जज्बात से चूर आवाज़ में पुकारा। सिमी सिमट कर हाथों में चेहरा छुपा गई। इसे अभी भी खुद पर इसकी रेंगती सांसें महसूस हो रही थी, जो इसने गुस्ताखियों पर उतरने की कोशिश में इसके चेहरे पर छोड़ी थी। आकर ज़रा कपड़े तो निकाल दें, खाना दे यार, भूखा मारेंगे क्या, प्यासा तो पहले ही रखा हुआ है। वो दरवाजे से पीठ लगाए गंभीर आवाज़ में बोला। सिमी का चेहरा खून टपकाता, आंखों में आंसू आ गए इस पागल की बातों पर। पानी पिला दें यार, प्यासा हूँ। पहले जब आता था फ़ौरन से पानी का गिलास सजा मिलता था। खूबसूरत हाथों, खनकती चूड़ियों में कि सारी थकन दूर हो जाती थी। अब तो आता हूँ, तन्हाई प्यास रह जाती है, थकन बढ़ रही है मेरी। इसकी सारी बातों पर वो खामोशी से सुन रही थी, बगैर उफ़ किए। अलबत्ता इसकी हालत, इसके अल्फाज इसके गंभीरता से गैर हो रही थी। दिल कर रहा था इसकी आहट से छुप जाए। सिमी जी, आप खुद तशरीफ़ लाएंगी या मैं डोर खिड़कियाँ तोड़कर डाका डालूँ? कुछ ना सोचते वो धमकी पर उतर आया। सिमी की आंखें फैल गईं। मैं बात लेने जा रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ। वो दोनों हाथ दरवाजे पर टिकाए वॉल ग्लास को देखने लगी। वल्लाह मैंने भी बात लेना है, फिर क्या ख्याल है? इसकी बात पर वो सदमे में गिरकर खुलते मुंह पर हाथ रख गई। आप ना बताएं, मुझे पता है। अल खामोशी वल रज़ामंदी, वो मुश्किल कहकर दुबाए सुर्ख होता बोला। शट अप, यू जस्ट शट अप, बदतमीज़, मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी, मार दूंगी, कुछ कर दूंगी तुम्हारा। आउट फ्रॉम हेयर, वो चीखती भागकर बाथरूम में बंद हो गई, जैसे वो अभी ही बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ अचानक से इसे आग बरसाते रिएक्शन पर वो छत फाड़ कहका लगाता मजीद तंग करने का इरादा तर्क किया, अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जबकि कामती लरसती सिमी शावर के नीचे खड़ी होती, वो सोच रही थी कि आज वो सच में अंदर आ जाता। और फिर मजीद सोचने से पहले ही वो झुरझुरी ले उठी और अपने हाथों की हथेलियों को देखने लगी, जिससे इनकी हथेलियाँ जुड़ी हुई थी। इसने अपना चेहरा शावर की तरफ कर दिया, जिस पर सिर्फ इसकी आँख मानिंद सांसों की महक थी। वो पूर भीग कर दीवार से टेक लगाए नीचे घुटनों पर थोड़ी टिका गई। क्या वो सच में इससे और भाई क्या इस पागल को छोड़ेंगे जब इन्हें इसकी हरकत का मालूम पड़ेगा? वो खुद ही सरगोशियाँ करती सोचों में गुम थी। इसे मालूम ही ना पड़ा वक्त गुजरने का। वो भूल गई थी इसे जल्द ही सोना है, ताकि वो जब वो किसी बहाने से इसे मुखातिब करे तब वो सोई हुई हो और वो इसकी नज़रों, इसकी पैगाम गुस्ताख अल्फाज से बच सके। पर आज जो वो बहाने करके अंदर घुसी थी, इसे वक्त गुजरने का अंदाज़ा नहीं हुआ। अपनी कुछ टूटी चूड़ियों की जगह वो इसके लिम्स को अपनी कलाई पर महसूस कर रही थी। जब वो इसकी कलाइयाँ दीवार से लगाकर इसके करीब आया था, इसकी नज़रों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब वो इसे जगाने गई थी इसके रूम में। पर बेड के पास पहुंचकर वो अचानक से लहरा कर इसके सीने पर गिरी। पर अभी वो संभलती या कुछ सोचती जब इसका मजबूत बाजू इसके कमर के गिर्द लपेट कर वो इसे कंबल में लिए इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर सो गया था। तब पहली बार इसके मुकम्मल मजबूत हिसार में आकर वो खौफज़दा हुई, बल्कि इसकी धड़कनों ने अलग ही लय बदली। और फिर इसने कितनी मिन्नतों इल्तिजाओं से इसे छोड़ा था, पर छोड़ने से पहले इसको लबों का लिप्स, सांसों की गुस्ताखियाँ इसे अपने गर्दन, अपने चेहरे पर महसूस होती थी आज भी। बाद में इसे सफाई करती मुलाजमा ने बताया कि साहब के बेड के पास ऑयल फैला है। वही कई लम्हे तो शजदर रही कि इसने नीचे कालीन पर ऑयल फैलाया था और इसके गिरते ही जैसे इंतज़ार में था, फ़ौरन नींद के बहाने इसे खुद में समेट कर ब्लैंकेट में ले गया और इसके जगाने पर इसके कानों में सरगोशी करते बताया कि इसकी ज़िंदगी की खूबसूरत सुबह है और वह हर सुबह ऐसी सुबह को ख्वाहिश रखता है। सब वो याद करती, लब दांतों में दबाकर शर्माती, चेहरा हाथों में छुपा गई। वो अब बिल्कुल बदल गया था। पहले वो उसे कपड़े या ज़रूरत की चीज़ें देने जाती तो वो खामोशी से लेता, मुस्कुरा देता था, और अब जब वो कपड़े निकालती तब इसके पीछे आकर करीब खड़ा हो जाता कि इसे मूव करने में परेशानी होती। वो इसकी जुल्फ़ों से छेड़छाड़ करता, इसकी चूड़ियों पर उंगली फेर कर इसे बदहवास करता, इसे परेशान करते, इस पर गहराव तंग करता, या बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो जाता कि वो काम नहीं कर पाती। ये सब देखते वो भागना चाहती थी कि अब जब वो आता वो सोई हुई होती और इससे खाना मुलाजमा देती जो आरिफ ने रखी थी, और ख़ुद जल्दी काम करके बिस्तर में घुस आती थी। पर आज वो समझी कि सो गया होगा, क्योंकि इस वक्त वो रूम में बंद होता था। पर इसे नहीं मालूम था कि इसे इस वक्त वो जिम में मिलेगा।
वो अपनी ही सोचों में थी जब अचानक ही इससे टकराई थी और फिर वो पटरी से ही उतरकर इसे सहमाने लगा था। वैसे इसे इस वक्त जिम जाने की तवक्का नहीं थी, पर वो जा सकता था क्योंकि आरी जो था दिमाग से आरी। वो सोचकर हंस पड़ी, किसी ख्वाब की सूरत, किसी रोज़ परे कारवाने वक्त में मिलेंगे जहाँ फुर्सतों की नई हिकायात तेरे साथ के सफ़ों में दर्ज करेंगे। वो जो चाहते हैं मेरे नाम वो जो चाहते हैं मेरे नाम हैं, वो जो हसरतों के दिए से हैं, वही बेबसी की उदासियाँ वो समेट कर किसी दामन शाम में किसी दूर नगर के नाम करेंगे। फिर तलखियाँ ये ज़माने की यूं ही बैठे बैठे भूल कर तेरे पहलू में ही ठहर कर कोई बात अनोखी कह देंगे। फिर एक मोहब्बत कर लेंगे, फिर तेरे जिक्र पर मुस्कुरा देंगे। आमना तहरीम। वो फ्रेश होकर चेंज किए बाहर आया तो इसे देखते ही मुलाजमा ने सलाम करते खाना टेबल पर लगा दिया। तुम्हारी मैडम ने खाना खा लिया? सरसरी से नज़र टेबल पर डालते इसने पूछा। नहीं सर, पहले तो खा लेती थी, आज आपसे पहले आज नहीं खाया, वो मुलाजमा मुअद्दिब कहती टेबल पर खाना सजाने लगी। आरिफ के मुंह की तरफ बढ़ता हुआ गिलास वहीं रुक गया। ओ, वो मायने खेजी से मुस्कुराया कि आखिर चोर पकड़ा ही गया। चले मैं इन्हें लेकर आता हूँ, जब तक आप खाना लगा लें, वो कहता उठा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते इसके कदमों का रुख आलम के रूम की तरफ किया। क्योंकि सिम्मी के रूम की एक्स्ट्रा कीज़ वहीं होती थी, इसने एक सरसरी नज़र सारे रूम पर डाली। दिल में जैसे उदासी से उतर आई, जैसे वो खालिसा हो गया। शुक्र आप आ गए। वो ग्लास वार्डरोब में लटके हुए आलम के सूट्स देखता इन पर हाथ टिकाकर बोला। वो आज काफ़ी लेट आ गया था क्योंकि सारे गैंग बाहर मुल्क के अचानक रफ़ीद बलोच की यूँ मौत से हरासा थे और सब बौखलाए हुए थे कि यह तो बीस्ट का काम हो सकता है, वरना कोई ऐसे इसे सिक्योरिटी से निकाल कर कौन मार सकता है। सारे लोग खौफजदा थे। अचानक से वहशत यूँ छाई थी, पुलिस मीडिया में हलचल मच गई थी कि साल बाद फिर से इस तरह हो रहा था। फिर से अचानक यूँ बीस्ट का अंदाज जाहिर हुआ था कि सबकी सीटी गुम हो गई थी और इस सब को हैंडल करते वो आजकल मीटिंग्स में काफ़ी लेट हो गया था। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि बीस्ट के सिवाय इसके गैंग इसकी सल्तनत को कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि इससे काफ़ी गैंग टूट रहे थे जो बीस्ट की मौजूदगी में सहमे से रहते थे। अब वो टूट कर बिखर रहे थे और अब यूँ रफ़ीक की मौत का सुनते सब पर सकता था। सब इससे कांटेक्ट करना चाहते थे, पर इसने सारों को बीस्ट के लिए छोड़ दिया था और सब वहशत ज़दा थे कि इसकी गद्दारी का जब बीस्ट को मालूम पड़ेगा वो ज़रूर इसकी जान ले लेगा, इनके गैंग को मिटा देगा। क्योंकि इससे गद्दारी बेईमानी से सख्त नफरत थी और उन्होंने ऐसा किया था। पर अब वो अज़ल से मिन्नतें कर रहे थे वापस शामिल करने के लिए गैंग लिस्ट में, पर वो नहीं मान रहा था और वो ज़्यादा भी तंग नहीं कर सकते थे इससे, क्योंकि जानते थे इसे गुस्सा आ गया तो अंडरवर्ल्ड इनका बाप ख़त्म हो जाएगा। इन्हें लगता था अब वो ख़त्म है, इसलिए दूसरे गैंग को मिन्नतें कर रहे थे कि बीस्ट को समझाया जाए। वो भूल गए थे बीस्ट है और रहेगा, इनसे गुस्ताखी हो गई, वो बेईमान बन गए। पर अब वो ऐसा नहीं करेंगे, सबका यही जवाब था। इसका फ़ैसला बीस्ट करेगा, क्योंकि इसने आज तक किसी की सिफारिश नहीं सुनी थी, बल्कि कभी किसी में हिम्मत नहीं हुई इसके सामने सिफारिश करने की। अब बस इन्हें बीस्ट के बेटे शहज़ादे के आने का इंतज़ार था, जो सबके लिए सरप्राइज़ था कि बीस्ट का शहज़ादा है और वह जब अपनी पूरी फैमिली के साथ आएगा तो अंडरवर्ल्ड शॉक होगी, जो किंग वाले किस्से से वाकफियत रखती थी। क्योंकि इन्हें लगता था किंग मरा तो साथ अपना बीस्ट ले गया, पर वो भूल गए जब तक बुराई है तब तक सही है। आरिफ ये भी जानता था बीस्ट का बेटा शहज़ादा ये एक मजाक था, क्योंकि इसे उम्मीद थी वो अपने बाप पर जाएगा और बहन माँ के लिए ज़रूर शहज़ादा होगा, पर वो दर हकीकत शहज़ादा नहीं होगा। और इसे यह भी मालूम था कि सईर की मौजूदगी में वो अपनी पहचान आप बनाएगा और इस दिन का किसी को हो या न हो, पर अज़ल को बेचैनी से इंतज़ार था कि एक बीस्ट का बेटा क्या रूप लेता है। वो वसी सफ़ेद रुई से नरम बेड के ऊपर लगी दीवार गिर हुरलैन की तस्वीर को देखने लगा। सईर की मौजूदगी में ये गुस्ताखी हरगिज़ नहीं कर सकता था। स्याह शानों पर बिखरे बाल, स्याह तारीख आंखों में चमकते चांद सितारे सी खुशियाँ, लंबी घनी स्याह पलकें, गुलाबी होंठों पर मध्यम सी दिल को मोह लेने वाली साख्त कर देने वाली मुस्कुराहट, छोटी सी सुर्ख नाक, चढ़ से ख्यालों की दुनिया में महू कोई शर्माती हूर। इसकी दहकती सुर्ख रंगत एक अनोखी सी कहानी बयान कर रही थी। वो हाथ में फूल पकड़े बेख्याली में शायद इसकी पत्तियां नोच रही थी और वो यकीन से कह सकता था ये ब्लाइंड ब्यूटी के हाथ में सुर्ख गुलाब बीस्ट के गार्डन के थे। क्या इस गुलाब को नोचते देखकर बीस्ट को गुस्सा आया होगा? आरिफ ने इस हूर की तस्वीर पर नजरें टिकाते हुए सोचा और हंस पड़ा। मैं कैसे भूल गया कि ये ब्लाइंड ब्यूटी अपने बीस्ट की ज़िंदगी तबाह भी कर दे तो बीस्ट उफ तक तंग करे। वो नीचे मिट्टी में बैठी थी, तस्वीर में इसके हाथ मिट्टी से भरे थे, कपड़ों पर भी धब्बे लगे थे और इसकी बेख्याली में इसकी ये तस्वीर निकाली गई थी और इसी खामोशी से दीवार की जीनत बनाई गई थी। इसे भी देखना नसीब ना होती अगर वो आज ना आता रूम में। या इसका रूम ब्यूटी के आने से पहले फर्नीचर से फुल था, हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी, पर इसके आते ही दबीस कालीन और बेड साइड पर सोफे का काउच था। बस बीच हाल सारा खाली था कि इसकी रुकावट ना बने। अजल के लबों पर मुस्कुराहट तो आंखों में नमी थी। किस हद तक वो इससे मोहब्बत करता था कि दुनिया की उफ ना सुनने वाला खामोशी और तारीकी का भी एक वजूद कायम हो गया। वो खामोश होकर दुनिया में शोर मचा देता था और वह तारीख होकर उजाला फैला देती थी। वो हंसा, बीते पल का वो लम्हा याद करके जब सईर आलम पर आश्कार हुआ था कि इसकी शहजादी को मिट्टी में खेलना पसंद है। वो कैसे खामोश था। ज़िंदगी में पहली बार
आरिफ ने इसके माथे पर परेशानी की लकीरें देखी थी, जो ये जानकर आई थी कि इसकी बीवी को मिट्टी में खेलना शदीद पसंद है। वो बर्फ़ खाने की शौकीन है, इसे फूलों की पत्तियां नोचना पसंद है, इसे कुत्ते के बच्चे को बेबी कहना अच्छा लगता है, और वो बिल्ली को भी रखना चाहती थी, जो अक्सर सईद के पास बैठकर इसे सरगोशी में कहती रहती थी, पर वो ऐसे इग्नोर करता जैसे सुना ही ना हो। और आरिफ अल्फ सुनकर ऐसे बन जाते जैसे इनके पास कान ही ना हो। अलबत्ता लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट का बहुत मुश्किल से गला घोट कर बैठते या किसी काम से भाग जाते थे। अब आ जाएं दोनों अपने शहजादे को लेकर, हम काफ़ी अकेले हैं। एक बहन के इंतज़ार को इसका नासूर मत बनाए सईर। वो चाबी उठाता अचानक गमगीन होकर वहाँ से निकला। सभी मतलबी हैं यहाँ। वो गटर की कीड़ी एक माथे पर बौसा नहीं चूना लगाई वो गायब हो गई कि इसे ढूंढना मुश्किल हो गया। और निकली कहाँ, एक आसान से मुल्क से जहाँ का उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था, बल्कि वो बड़े बड़े ममालिक की गलियों को छान रहे थे कि एक लेडी बॉस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और वो यूनान के शहर ग्रीस के एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, एक फ्लावर शॉप की ऑनर थी। अगर ये बात अंडरवर्ल्ड को पता लगती तो कितनी सुबकी होती। सर झटक कर वो रूम से निकला, क्योंकि इसे मालूम था इसे तो अब तक एसएसपी लेकर चला गया होगा, और अब इनके वापस आने तक ये इस सौतेली नागिन से मुलाकात हो सकती थी। वो कितने माँ अपने फैरी से नहीं मिला था, इसका बस नहीं चल रहा था। इसका चुड़ैल का गला घोंट देता जो सबकी माँ बन बैठी थी, सबको मजबूर कर दिया था एक पत्ते को फेंकते। ब्राउन शर्ट, ब्लैक पैंट पर कोहनियों तक बाजू फोल्ड किए, मजबूत कलाई में महंगी वॉच, बालों को सेट किए, ब्लैक शूज़ में वो मुस्कुराता, लब दांतों में दबाकर लॉक खोलता रूम में दाखिल हुआ। जब कानों से दाखिल होते खनक सी आवाज़ टकराई और नजरें इस खनखनाती आवाज़ की तलाश में पूरे कमरे में घूमती एक जगह साख सी मबहूत होकर रह गई। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी, कलाई से अपनी चूड़ियाँ उतारती, बालों में लिपटा तौलिया, पाँव को छूते बाथरूम में मलबूस भीगे से सरापे के साथ आहट पर चौंकती पलटी थी। जब सामने खड़े साख तारिब को देखते सुन पड़ गई। तुम कैसे? इसका बिखरा तनफ्फुस इसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं दे पा रहा था, जब अचानक से खुशनुमा रंग इसकी शायद सी आंखों में पैदा हुए, और हाथ से पीछे दरवाज़ा बंद करते पीठ इससे टिकाकर गहरी नज़रों से इसे देखने लगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बगैर इजाज़त के अंदर कैसे आए? इसके गुस्से से पूछने पर इसके सरापे का अपनी तपिश देती नज़रों में उतारते मजबूत कदम इसकी तरफ उठे। कोई काम है? अरबी आरिफ इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उलझकर सांसें रोके, इसके कदमों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे होती बोली, बहुत बड़ा काम है। वो सरगोशी में बोला और बेड की तरफ देखा जहाँ इसका हरे रंग का सूट रखा था। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, और वही मुस्कुराती नज़रें इसने सिमी की तरफ उठाई, जिसका शर्म से चेहरा तिमतिमाता हुआ था, और वो बार बार लबों पर जुबान फेरती इसके कदमों को देखकर पीछे हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में आने की? वो कांपती आवाज़ घुटे फंसे हुए लहजे में बोली। बस दिल खींच कर लाया, वो दिलकश गंभीर आवाज़ में बोला, जिसके लहजे पर सिमी की साख धड़कनों में उथल पुथल मच गई। वो मज़ीद पीछे होती, दीवार से लगती बाथरूम को देखने लगी। हाँ, वहाँ मत जाना, आज मेरा मूड काफ़ी ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, फिर मुझसे शिकायत मत करना। वो चलता इसके सामने आ रुका। सिमी अपने हुलिये की वजह से सिमट सी गई थी खुद में। वहीं आरिफ की नज़रें इसकी भीगी गर्दन से चिपकी स्याह बालों की लटों में। वो कहीं इन बेखुद करने वाली बूंदों को देखने लगा। वैसे तो रोज़ पूछता हूँ सिमी जी ने खाना खाया, पर आज तो क़यामत ही हो गई। मैंने मुलाजमत से पूछा, मेरी मासूम कुछ ज़्यादा ही बातूनी बड़ी बीवी ने खाना खाया? तब जवाब मिला कि पहले तो रोज़ खा लेती थी आपसे पहले मैडम, पर आज नहीं खाया। और यह सुनकर मेरी हार्ट बीट मिस हुई कि मेरी सिमी जी आज मेरे साथ खाना चाहती हैं, क्यों ना इन्हें ले आएँ। फिर इस सोच पर लब्बैक कहते 1 मिनट लिए मैं बगैर उठा साले साहब के रूम से चाबी ली, और यहाँ पहुँचा तो मरते मरते मर गया हूँ। वो उंगली से चिपकी लट को गर्दन से दूर करते वहाँ ठहरी पानी की बूंद को छूने लगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, वो भराई आवाज़ में बोलती इसके लिम्स पर खुद में सिमट गई। मैं भी इसकी उंगली सर की जब गुस्से से झटक कर सिमी ने हटाई। जाओ यहाँ से, आती हूँ, वो इसकी जसारत पर गुस्से से बोलती वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ी थी, जब वो तन कर दीवार की तरह इसके सामने खड़ा हुआ, जिससे सिमी का सर सीधा के सीने से टकराया। आरिफ की नथनों से एक भीगा महकता झोंका टकराया। वो गहरा सांस भरता हुआ दीवार पर दोनों हाथ टिका गया कि वो बिदक कर पीछे हुई। तुम हटो यहाँ से, आ रही, मैं सच में तुम्हें मार पड़वाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं किसी के रूम में बगैर इजाज़त के आना? मैं तुमसे बड़ी। इसका भी जुमला भी मुकम्मल नहीं हो पाया था जब आरिफ ने एकदम इसके मुंह पर हथेली टिका दी। तो क्या हुआ? अगर हैं बड़ी तो मेरी एक बात माने, फिर मैं कभी तंग नहीं करूँगा आपको। वो गंभीर लहजे में गोया हुआ और हाथ हटाकर वापस दीवार पर रख लिया। सिमी ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। कौन सी? वो खुश हो गई। मानेंगी? हाँ, अगर ठीक हुई तो मान जाऊंगी, पर याद रखना, करना पड़ेगा, आइंदा तंग नहीं करोगे। वो जोश से कहती सर हिला गई, जिस पर कई बूंदें फिसलकर इसकी शफाफ गर्दन पर गिरी।
ठीक है, मैं ये उतार दूँ? वो इसकी कलाइयाँ पकड़ कर बोला। सिमी ने बेबसी से अपनी कलाई को देखा और फिर इसकी नज़रों को जो इससे टकराती इसके बाजों से सरकती जा रही थी। नहीं, इसने सुर्ख होते झटके से छुड़वाना चाही, पर इसकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से कैद सी हो गई। थैंक्स। वो मुस्कुराता इसकी कुछ बची चूड़ियों को उतार कर हाथ बढ़ाता साइड टेबल पर रखने लगा। बताओ और जाओ यहाँ से। वो इसकी उंगलियों के लिम्फ से घबराती हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोली। आरब ने इसके चेहरे को देखते इसके हाथ को पकड़ा और अपने दहकते लब इसकी कलाई पर रखते इस अचानक जुर्रत पर सिमी के पूरे वजूद में सर्द सी लहरें उठने लगीं। इसके वजूद से सरसराहट सी उठी जब इसने इसकी दूसरी कलाई पकड़ी और वहाँ रग पर लब रखते हाथ इसके गाल पर रखा। सिमी हलक तरक तर करती इसकी आंखों में देखने लगी जहाँ एक अलग ही रंग आबाद हो रहे थे। इसकी मायने खेज खामोशी गुस्ताखी पर आंखें मूंद गई। इन्हें खोल दो। वो झुककर इसके कान के करीब सरगोशी करता तौलिया आहिस्ता से इसके बालों से निकाल कर नीचे फेंक किया। जब लहरा कर इसके बाल कांधों पर दाएं बाएं गिरे, आरिफ ने इन्हें समेट कर पीछे किया। जब इसकी उंगलियां सिमी की गर्दन पर रेंगी, वह अलग तर करती सटपटाकर इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ गई। छोड़ो। वो झिंझलाई और इसका हाथ झटका। खुशबू काफ़ी मधोश कुन है। इसने उंगलियां इसके भीगे बागलों में उलझाई और गहरा सांस भरते कहा। सिमी से अपने टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया किसी की। वो गुस्से से इसे पीछे धक्का देती बोली। आरिफ हिलकर संभल कर वापस दीवार पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। दीवारों की खुशबू काफ़ी मदहोश कुन है। दिल करता है करीब से इन्हें फील करूं और दीवार की सांसों को अपनी सांसों में महसूस करूं। वो दीवार के करीब होने के बहाने से बेइंतहा करीब होते इसके कान की लौ को लबों से छूने लगा। सिमी घबरा कर खिसक गई। दूसरी जानिब वो हंस पड़ा। यहाँ अकबर कोई नहीं, वरना मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूँ, पर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ सकती। मेरा भाई आ जाए फिर तुम्हारी आरज़ू पूरी की जा सकती है। और अब ज़्यादा बकवास ना करो, मुझे वो काम बताओ जिससे तुम दफ़ा होगे। वो गुस्से से बोलती इसकी नज़रों से घबराने लगी थी। ये हुई ना बीवियों वाली बात। वो हंसा। सिमी ने से जब्त से सब्र का घूंट पी गई। तो माय डियर बड़ी वाली वाइफी, बात यह है कि यहाँ अपने ये पंखड़ियों जैसे लब रख दो। इसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरकर इसने अपने लबों की तरफ इशारा देते कहा। मुझे आपकी सांसों की ये मदहोश करती अलमहक चाहिए। वो एकदम से बदल गया। सिमी अभी कुछ समझी भी ना थी जब इसने झटके से बाजू इसकी कमर में डाला और खींचकर सीने से लगाते चेहरा ऊपर किए इसे सेकंड भी दिए बगैर समझने के लिए पूरी शिद्दत से झुक गया। बहक जाऊं। वो इसके रुखसार पर बोसा देता इसकी आंखें चूम कर कान के पास सरगोशी करते गर्दन पर लब रखते इसे दोनों बाजुओं में जकड़ गया। छोड़ो आरिफ। वो इसके लिम्ब से पसीना पसीना होती कसमसाई, पर इसने पकड़ मजीद मजबूत करके इसे हिसार में कैद कर लिया। अभी तो इसकी बेबाकी गुस्ताखी से नहीं संभली थी कि इसके तंग हिसार से इसकी सांसें उखड़ने लगी। मैंने कुछ पूछा है? झटके से वो इसे बाजू में भर कर बैठ के सिमट पड़ा, जिसे देखते सिमी की आंखें फट गईं। ये तुम क्या कर रहे हो? वो खौफजदा सी फड़फड़ाई जब इसने इसे आराम से बेड पर डाला और ख़ुद इसके इतराफ़ में हाथ रखे इसके चेहरे पर झुक गया। आरिफ अख्तर बिखरी सांसों से वो इसके शानों को पकड़कर गहरे सांस लेती तड़पी। आरिफ की जान बाहर चली गई। इसकी गर्दन पर बूंद बूंद लबों को समेटता लबों से समेटता कानों में रस घोलने लगा। इसके भीगे लबों पर उंगली फेरता इसके रुखसार सहलाने लगा। नहीं, वो गुस्से से बोलती इसे पीछे करने लगी, पर वो हंसता इसे खुद पर गिराए बेड पर लेटकर इसकी कमर में दोनों बाजू बांध लिए। अब बताएं, छोटी की बीवी कोई शिकायत है? वो शरारत से बोला, इसकी सांसों की महक को अपनी सांसों में महसूस करता। वो क्या जवाब देती? इसकी बेबाकियों ने इसके अल्फाज ही खींच दिए सारे। थक कर इसके सीने में मुँह छुपा गई। हाय मर गया अलारी। इसकी अदा पर निसार होते सदा लगाई और झटके से बाजू पर गिराए इसके बाल चेहरे से हटाकर इसे देखने लगा, पर सिमी सुर्ख सी इसी के बाजू में मुँह छुपाए पड़ी थी। सिमी, इसका चेहरा ऊपर उठाए इसने मध्यम आवाज़ में पुकारा। सुमैया ने लरसती पलकें उठाकर इसकी आंखों में देखा, पर वहाँ जज्बात का समुंदर देख कुछ इजाज़त मांगते तासुरात देखते हुए फिर से चेहरा इसके बाजू में छुपा गई। इजाज़त है? वो इसकी नाक से नाक मिलाए इसकी सांसों से उलझता हुआ बोला। सिमी ने आंखें खोलकर बेबसी से इसे देखा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो आंखें मसलती हुई भीगे लहजे में गोया हुई। फिर से करके दिखाऊं? इसके माथे पर बौसा देते इसने बेबाकी से कहा। सिमी बौखला गई। नहीं। वो खफा होती चेहरा मोड़ गई। आरिफ ने लब बीच कर इसकी गर्दन को देखा। वो उठने लगी जब आरिफ ने वापस गिरा लिया। बाहर चले वो इसका चेहरा अपनी तरफ करता है इसकी आंखों में आंसू देखकर मोहब्बत से गोया हुआ। मुझे कहीं नहीं जाना। वो इसका हाथ झटक कर बोली। तुम अपनी काफ़ी हदें क्रॉस कर चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो सिसकी। अरे मेरी अलसिमी जी, तो मैं कब कह रहा हूँ मुझे छोड़ें? मैं तो आपकी बाहों में छुप कर लव स्टोरी वाली लोरी सुनना चाहता हूँ। आपके नक्श नक्श को छूकर छेड़छाड़ करना चाहता हूँ। मोहब्बत भरी सरगोशियाँ करके आपको अपनी बाहों में बेबस करना चाहता हूँ। वो इसके आंसू लबों से चुनता हुआ इसके भीगे बालों में चेहरा छुपा गया। या मेरे साथ चलो बाहर, या इजाज़त दो। यार ऐसे ही मेरी रात
मेरी बाहों में रात गुजार लो, नहीं तो वो वाली बात मानकर मुझे मार दो। तुम इतने गंदे क्यों हो? सुर्ख दहकते चेहरे अबतर धड़कनों के साथ वो गुस्से से इस्तसार किया। क्योंकि आप अलतमीज़ वाली हैं। वो दांत दिखाकर मुस्कुराया। एनीवे, रफ़ा दफ़ा करें, सिर्फ मेरे मतलब की बात बताएं। अगर मैं सबसे इनकार कर दूं तो? वो चबा कर बोली। मुझे उम्मीद है आप समझदार बड़ी बीवी ऐसी गलती नहीं करेंगी। अगर आप बड़े लोग ऐसी गलती करेंगे तो हम छोटे लोग खालिस्तान में रहाइश करेंगे। वो झुककर अचानक से इसके लबों को छूकर बोला। सिमी सटपटाकर अपने लबों पर हथेली टिका गई। मुझे से चैलेंज मत करें। नाजुक से हाथ को सजमाच बनाकर वह उसके हाथ के ऊपर बौसा देता बेशर्मी से हंसा। सिमी पौखलाई से इसके ऊपर दूसरा हाथ रख गई और इस वक्त वो आरिफ को इतनी मासूम लगी। दिल गया सीने में छुपा दे, मेरी मासूम सी अलकिशी फिर भी वहीं जाकर लगेगी। वो कहता इसके दूसरे हाथ के ऊपर लब रख गया तो फिर क्या जवाब है? इजाज़त, मोहब्बत, साथ इजाज़त में क्या है? वो इसकी आंखों में देखती बेबसी से बोली। मैं बहक जाऊँ? वो सरगोशी में बोला। सिमी ने फ़ौरन खौफज़दा होते नफ़ी की। मोहब्बत? फिर से डर कर पूछा आरिफ इसके तासुरात, इसकी बदलती हालत देखता मुस्कुराहट रोके पड़ा था। आप बहक जाएं? वो इसके कान की लौ को छूता बोला। नहीं, इसने हड़बड़ा कर कहा। साथ ये आखिरी था अपनी जान बचाने का। हालांकि वो पहले से ही बाज नहीं आ रहा था। इसके पूर पूर पर अपना लिम्स छोड़ता इसकी सांसें रोक रहा था। साथ दोनों बहक जाएं? वो इसकी कलाइयाँ पकड़कर बेड से लगाता हुआ इसकी गर्दन पर झुका। सिमी की जान इसके हाथों में आ गई। मैं डिनर पर चल रही हूँ। बाहर कहीं वो इसके हिसार में मचल उठी। आरिफ ने सर उठाकर इसकी मोदी आंखों गहरे गहरे सांस भरते वजूद को देखा। पक्का? इसके पूछने पर सिमी ने फौरन सर हिलाया। पक्का? हाय रो सदके, मेरा दिल सदके, मेरी बहन सदके, इसका शौहर सदके, कमीना दाद सदके। वो इसकी दोनों गालें चूमता हुआ दूसरी तरफ गिरकर चितलेटता कहका लगा उठा। इसके पीछे होते सिमी पौखलाकर इसकी बकवास पर तवज्जो दिए बगैर वहाँ से कपड़े समेट कर उठी। अभी इसने एक कदम भी नहीं उठाया था कि एकदम इसकी कलाई में मजबूत गिरफ्त आई। सिमी चौंक सी गई। कहाँ? एकदम ही कलाई को झटका देकर खैजा वो लहराती आ करती सीधा इसके ऊपर गिरी। आरी, इसकी खौफ से चीख निकलती रह गई। जाने आरी, साथ चुन लो, बाद में शिकवा करेंगे ना। आप कहना सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं कहूँगा आपकी वजह से हुआ। ना आप मेरे सामने ऐसे आती ना वो सब कुछ होता। फिर आप कहना तुम खुद आए थे बगैर इजाज़त के और मनमानियों पर उतर आए, और मैं कहूँगा हाँ तो आपकी अदाएँ बहकाने वाली थी। फिर आप रोना और मैं आपको मनाऊँगा। आप ना मानना, मैं मिन्नतें करूँगा। आप रूठ जाना, मैं इल्तिजाएं करूँगा। आप शिकवा भरी नज़रों से देखना और मैं इन खूबसूरत कलाइयों में खूबसूरत चूड़ियाँ पहनकर इनकी खनक से तड़पाना। मैं इनकी खनक को महसूस करने के लिए घुटनों के बल आऊँगा। आप गरूर करना और दिल पर पत्थर रख देना। मैं गिड़गिड़ाऊँ, जब टूट जाऊँ तब हंसकर कहना मजाक कर रही थी, और मैं रूठ जाऊँ कि आपके मजाक ने मेरी जान निकाली थी। तभी आप करीब आना और मुझसे कहना कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं हैरान हो जाऊँ सुनकर, तब आप मेरी बाहों में सिमट जाना और मुझे बहका देना, और मैं इस हसीन इजहार पर नवंबर की बारिश की बूंदा बूंद बनकर आप पर बरसूँ और आपको महका दूँ। जब सुबह हो तो आप मेरी बाहों में आंखें खोलें और मुझसे पूछे अभी नाराज़ तो नहीं। तब मैं हिसार तंग करके कहूँ आप नाराज़ कहाँ रहने देती हैं सिमी जी। इसके लफ्ज़ लफ्ज़ में मोहब्बत की चाशनी तड़प थी, जिस सिमी देखती सुनती महसूस करती लब भीज गई बेबसी से। जाएं, तैयार हो जाए, वरना आज ही आपका आरी बुरा हो जाएगा। इसके लबों को नरमी से छूकर वो बेड पर गिर गया। सुमैया आज़ादी मिलते ही अपनी कमर के जकड़े इसके हाथ को झटक कर उठी और अपने कपड़े समेट कर भागने लगी थी कि आरिफ ने आहिस्ता से इसके बालों को पकड़ा। अब वो तंग होकर मुड़ी और गहरा सांस भरते बेबसी की इंतहा पर इसे देखा। आरिफ ने जिन नज़रों से इसे देखा था, इसकी पलकें लरज़ उठी और वो बेबसी की मौत मरती अपने बाल इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की बेबसी कोशिश करने लगी। सुनो, मोहब्बत कब करोगी? वो उठता इसे पीछे से हिसार में लेकर थोड़ी इसके कंधे पर रखता बोला। सिमी फिर से कैद होती पसीना पसीना हो गई। इसके लिम्स पर इसकी जान जा रही थी और वो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा था इसे। नादान तो नहीं था, अनजान भी नहीं था, फिर क्यों बेबसी की मौत मार रहा था? कभी नहीं। एकदम ही पलटकर इसके मुंह पर अपने कपड़े मारती वो गुस्से से कहकर वहाँ से भागी। आरिफ ने अभी कपड़े थामे ही थे जब वो बाथरूम में बंद अपनी धड़कनों पर हाथ रख के खौफ से इनका शोर सुन रही थी। हाय मेरी बहन सदके, मेरी अलसिमी जी, मार डालोगी इन कातिल अदाओं से। वो कहका लगा उठा और इन कपड़ों को वहीं छोड़कर वार्डरोब की सिमत बढ़ा। वहाँ हर डिज़ाइन मौजूद थी इस हिसाब से, भड़कीले से चमकीले, सादा नफीस, तेज़ रंग तो हल्के, पर वो सादा हमेशा सादे कपड़ों को तरजीह देती थी। रंग अच्छे कपड़े इतने सादा पहनती है कि जैसे काम करने वालियाँ पहनती हैं। पता नहीं किस बात का खौफ इसे तैयार होने नहीं देता, वरना इसकी तो हसरत ही रहती है कि वो तैयार होकर चूड़ियाँ खनकाती इसके सामने आए। अभी तो साले साहब पता नहीं कौन सी दुर्गत बनाएंगे अपने जीजा की। एक तो ये जालिम अकबर का होना ज़रूरी था दुनिया में। हाँ, शायद ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ना होता तो मेरी अलसिमी जी
वल अनारकली कैसे आती। अनारकली का दूसरा पार्ट सिमी जी और शहजादा सलीम और फलारी। हम तारीख बदलेंगे और एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो बड़बड़ाता हुआ अपना फेवरेट सुर्ख कलर के पाँव को छूता गोल्डन नफीस कढ़ाई वाला फ्रॉक निकाला। वल्ला आज ये हसीना वल कत्ल कर देगी मुझ मासूम छोटे बच्चे को। वो तस्वुर में से सजा सवरा देखकर कानों को हाथ लगा गया। अलबत्ता धड़कने बेतरतीब थे इसका तस्वुर करते। एक खूबसूरत से सैंडल्स रैक से निकाल कर रखी और डोर नॉक किया। क्या हुआ। लब दांतों में दुबाए खड़ी उछल कर इसके नॉक करने पर दूर हुई। कपड़े ले ले अलजान, हम लेट हो जाएंगे, वो चाहत से बोला। सिमी की रंगत मुतगैर हुई। नहीं लेना मुझे कपड़े, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और ख़बरदार मुझे ऐसे वाहियात नामों से मुखातिब किया। वो गुस्से से गुराई। अगर नहीं लेंगी तो ऐसी हालत में नुकसान उठाएंगी। सोचते हैं महबूबा, मैं भी यहीं बिस्तर शिफ्ट कर रहा हूँ। वो इसकी धमकी पर शरारत से आंखें सुकेड़ गया और महबूबा खास करके इसकी नाजुक तबीयत पर बोझ डालने के लिए इस्तेमाल किया। और वह सुनकर सच में मुंह पर हाथ रख गई कि इसे सच में शर्म नहीं। बकवास बंद करो, भड़क कर कहती मजबूरी और डर से हाथ बाहर निकाल कर कपड़े लेने चाहे कि आरिफ ने शौक से इसकी कलाई देखी। दे दूँ, वह गंभीर आवाज़ में बोलता इसकी उंगलियों को लबों से लगा गया। इसके दहकते लबों के लिम्स पर हाथों की गरमाइश पर सिमी ने खौफसदा होते अपने दिल पर दूसरा हाथ रखा। आरी, तंग मत करो वरना मैं नहीं चलूँगी। वो झंझलाई। गुड, मैं भी चाहता हूँ ना चले। देख लेंगे, भीगी भीगी बूंदें बरस रही हैं या खवा के झोंके हैं, दिल की हालत गैर है। घर में एक मैं हूँ और एक आप। वह खुमार आलूदा आवाज़ में बोलता है, इसकी उंगलियों के पूर सहलाता है, इसकी सांसें खुश कर गया। मैं चल रही हूँ, कपड़े दो। और डरते हुए आरिफ से ने गहरा सांस भरते खामोशी से इसके हाथों में कपड़े थमा दिए। बहुत ही कोई अलजालिम हो, एक नन्हे से शौहर को खुश नहीं रख सकती। इससे अफसोस हुआ और ख़ुद को नन्हा तस्वुर कर दे हंसी भी। आता हूँ, जब तक आप तैयार रहिएगा। वो कहता वहाँ से निकला, पर पहले टेबल पर इसकी सुर्ख कांच की चूड़ियाँ बॉक्स से निकाल कर रखना नहीं भूला। कपड़े मिलते ही सिमी ने शुक्र अदा करते दरवाज़ा लॉक किया और इसकी बातों पर अपनी गैर होती हालत को देखती सर दीवार से टिका कर खड़ी हो गई। इसकी आंखों के पीछे वो चंद मिनट्स पहले के लम्हात गुजरे जिसमें वो आरिफ के सीने में मुँह छुपाए इसके हिसार में पड़ी थी। इसे अपने गिर्द इसका तंग हिसार, दहकती सांसें, जानलेवा लिम्स महसूस हो रहा था कि सोचते महसूस करते इसका ख्याल आते इसके वजूद में सर्द लहरें उठी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो किस मुंह से अपने भाई के सामने आएगी और ये किस तरह बचेगा इसके भाई से। सोच सोच कर परेशानी से दिमाग फट रहा था और इस इंसान को कोई फिक्र ही नहीं थी। ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ किया ही ना हो। आलम की बहन से इसकी गैर मौजूदगी में ज़बरदस्ती निकाह करके वो ख़ुद को पता नहीं क्या समझ रहा था। मुख्तलिफ सोचों में सर झटकती हुई बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होती अपने बाल ब्रश करती इन्हें सुलझाने लगी कि वहाँ रखी लिपस्टिक, इयरिंग्स, चूड़ियाँ इसे दिमाग हिला गया। ये चाहता क्या है मुझसे, अल्लाह जी, कहाँ फंस गई हूँ मैं। इसकी हालत रोने वाली हो गई और गुस्से से बालों को चोटी बनाए चूड़ियाँ पहनने लगी। जानती थी अगर ऐसा नहीं किया तो फंसेगी। फिर से इस बंदे का भरोसा नहीं था, कुछ भी कर गुजरे। वो तैयार हुई चूड़ियाँ पहनकर और लब भींच कर इससे जाने किस रो में बहक कर आंखों में काजल की स्याह लहरें डालनी। इसमें भी आरब का सामना करने का सोच कर इसके दिमाग की सोचें बिखर गईं और कुछ लम्हे तो खामोश पड़ गई कि क्या वो जो कर रही है सही कर रही है। एक गैर मर्द की मौजूदगी में ख़ुद को यूँ संवार कर चलेगी तो ठीक रहेगा। इसने खुद को आईने में देखा। खूबसूरत आंखों में स्याह काजल, लबों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक, कानों में झूलते सफ़ेद मोतियों से भारी झुमके, स्याह घने बालों की चोटी, और ख़ुद को देखकर सुर्ख पड़ गई कि अगर आरिफ देखे तो, या मैं पागल हो गई हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो बदहवासी बौखलाई। टिश्यू उठाकर जल्दी से इस सब को मिटाना चाहती थी, पर इसके लबों की तरफ बढ़ता हुआ हाथ एकदम ही किसी ने झटके से थाम लिया और दूसरे ही लम्हे यूँ खींचा कि वो लहराती इसके चौड़े सीने का हिस्सा बन गई। कुछ ज़्यादा नहीं सोच दिया जाने आरिफ। पीछे इसकी कमर पर इसकी दोनों कलाइयाँ बांधते हुए इसने मुस्कुरा कर पूछा, पर सिमी तो सुम पड़ गई थी। अपने लब इसकी गर्दन पर महसूस करती ये क्या हो गया। संभल कर इसने मचलते सर उठाकर इसकी गर्दन को देखा जहाँ सुर्ख रंग के 2 लब बने हुए थे। बहुत हो गया, सिर्फ आप ही नहीं समझ रही। मिरर में इसके सरापे को देखता अपनी गर्दन पर बने इसके लब देखते मायने खेजी से मुस्कुराया। कस्में इन्हें महसूस करके दिल में गुदगुदी हो रही है। वह हंसा। सिमी ने हैरत से इसके चेहरे को देखा। पागल हो गए हो तुम, मिटाओ इसे, पागल शख्स कहेंगे। कलाइयाँ छुड़वाकर वो हाथ बढ़ाकर मचलती हुई टिश्यू उठाने लगी, पर आरिफ ने इसकी कोशिश को नाकाम करते हुए इसे टेबल से दूर कर दिया। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। घूमते दिमाग से इसने सर पकड़ा। या अल्लाह, आज मुझे सब्र अता फरमा, वरना आज इस बच्चे से बहुत कुछ हो जाएगा और आपकी मासूम मद्दी कुछ समझती नहीं। वो इसकी कलाइयों में सुर्ख चूड़ियाँ देखता जब्त से आंखें मीच गया। खुद को बच्चा कहकर बच्चे की तौहीन मत करो। वो इसकी बातों से सुर्ख पड़ती इसके हिसार में फड़फड़ाती हुई बोली, हाय सच्ची तो आपको यकीन हो गया मैं बच्चा नहीं। आरिफ ने हैरत खुशी से आंखें सुकेड़ कर इसकी आंखों में देखा कि सिमी बौखला गई। इसकी नज़रों की जो मायनी मफहूमी समझती आंखें ही मीच गई। वो इसकी अदा पर कहका लगा उठा,
आरी मिटाओ इसे वरना अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से चीखी। अच्छा क्या करेंगी? इसके निचले लब के किनारे पर उंगली फेरते वो इसकी काजल से घायल करती आंखों में डूबना चाहता था, पर वो ऐसा मौका कहाँ दे रही थी इसे। मार दूंगी सच्ची, अपने कान पर उंगली का लिम्स पाते वो सर झटकती कसमसाई थी। मार तो दिया है और कितना मारेंगी आप? रूह पर कब्जा कर लिया है रहा जिसम तो वो अपने हाथों से ख़त्म कर दें, वो गंभीर भारी आवाज़ में कहता, पीछे बेल्ट में लगी पिस्टल निकाल कर इसके हाथ में थमाते वापस बाजू इसकी कमर में बांध लिया। वो बेजान वजूद से अपने हाथों में पिस्टल को देख रही थी जो अचानक ही पलके झपके बगैर इसे थमा दी गई थी, और अब वो जर्द पड़ती रंगत से इसे देख रही थी। वो क्यों भूल गई वो कितना सर फिरा और गुंडा ही है एक। छोड़ो मुझे, सर्द आवाज़ में कहती, हलक तर करती इसने पिस्टल दूर फेंकी और कसमसा कर निकलने के लिए मचली। आरब ने इसके तासुरात जांचते हुए पिस्टल को देखा। मतलब मुझे मारना नहीं चाहती? वो दिलकशी से मुस्कुराता इसे जहर से भी ज़्यादा कड़वा लगा। तो अब आपके ये लब जो मेरी गर्दन पर खुशी से मिलन की चाह में पड़े हैं, इन्हें मैं मिटा दूँ? वो इसे टेबल से लगाता चेहरे को देखने लगा। तुम मिटा इसके लफ्ज़ों के मुकम्मल होने से पहले ही आरिफ ने इसके लबों पर उंगली रख दी। प्रॉब्लम क्या है आपकी सिमी जी? कभी मुझसे, कभी मेरी नज़रों से, कभी मेरी कुर्बत से, कभी हमारे रिश्ते से, कभी हमारी उम्र से, कभी मेरी तारीफ़ से और अब अपने लिम्स से भी इसे मिटाना चाहती है ना? बता दो। ये तो नहीं मिटेगा, अलबत्ता इसकी जगह मैं हिसाब बराबर कर देता हूँ, इसने कह दिया अचानक झुककर सुमैया की गर्दन पर अपने दहकते लब रख दिए कि वो इस अचानक अफ्ताब पर उछलकर इसके शानों को सख्ती से मुट्ठियों में बींच गई। हिसाब हुआ बराबर। वो इसके झुमके को लब से छूता इसके कान पर लब रख के बोला। सुमैया ने बिगड़े तनफ्फुस के साथ ही अपने लब इसकी शर्ट पर रख दिया और मजबूती से इसको थाम लिया। अब ऐसे करेंगी तो हम यहाँ से हिल भी नहीं सकेंगे, बल्कि सुबह रोती मुझे कोसती हुई मिलेगी। इसके अल्फाज थे या बेबाकी की हद। वो होश में आते ही इसे गुस्से से पीछे धकेल कर पलट गई और गहरी सांस भरती टेबल की सतह को थाम गई। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाए। वैसे वो खाना मैंने मुलाजमा को दे दिया क्योंकि मुझे एहसास हुआ था कि आज आपने नहीं बनाया खाना, सो मेरे किसी काम का नहीं था। अब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इसके पीछे आते इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आईने में इसकी झुकी पलकें भींचे लब सुर्ख चेहरा देखते कंधे पर थोड़ी टिकाकर खुद में बींचते हंसा। दिल ही नहीं कर रहा आपको 2 मिनट के लिए छोड़ूं। कितनी वो है? वो कार में बोलता दूर हुआ। सिमी ने आंखें फैलाकर देखा। क्या वो हैरत से बोली, जिस पर बाहर को निकलते दहलीज पर खड़े आरिफ ने रुककर मुस्कुराते से देखा। वो मीन्स वो समझा करो मेरी अलजानम। वो हंसकर आंख दुबाता वहाँ से निकला। सिमी गुस्से से मुठ्ठियाँ बींच कर गहरे सांस भरती रह गई कि शुक्र बच गई। इसने पलटकर इस पिस्टल को देखना चाहा था कि उठाकर बाहर फेंक सके, पर वहाँ खाली साफ कालीन देखकर लब बींच गई। पता नहीं क्या करता है पिस्टल अपने पास रखकर। एक बार शहजादा आ जाए इसकी तो खैर नहीं। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई सैंडल्स पहनकर दुपट्टा उठाती शानों पर फैलाकर सर पर ओढ़ा और जाते हुए एक बार आईने के सामने आई और इस कदावर आईने में अपने सरापे को देखती झीम झीम गई। अल्लाह इस बंदे को अकल दे, दुल्हन का रूप दे दिया है। मुठ्ठियाँ भींच कर वो कुछ सोचती, टिशू उठाकर अपने लब आंखें साफ किए वहाँ से निकली। और पहली बार यूं इस सरफिरे इंसान के साथ घर से बाहर निकलते इसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, पर इसका साथ भी था जो इसकी हिफाजत कर सकता था। भाई जितना तो नहीं, फिर भी इसे उम्मीद थी वो इसके लिए जान की बाजी लगा सकता था। वो पहले किचन में गई, पर वहाँ लाइट ऑफ और सब कुछ साफ़ सुथरा देखकर हैरान हो गई। टेबल पर आई तो वो भी क्लीन थी। ये इंसान मेरी समझ से बाहर है। जब ये सब खुद कर सकते हैं तो इन्हें बीवियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? गुस्से से बड़बड़ाती वो पाँव पटक कर बाहर आई तो जहाँ उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले पहले से खड़ा था। सिमी ने चौंक कर देखा। ब्लैक लॉन्ग कोट पहने, ब्लैक शूज़ में गाड़ी से टेक लगाए, कान में लगे ब्लूटूथ पे किसी को हुक्म सुना रहा था। वो एक लंबा चौड़ा तवाना मर्द था जिसे अब बच्चा कहते से खुद शर्म आ जाए, पर हकीकत तो यही थी ना कि वो इससे छोटा था। हाँ, ये अलग बात थी कि वो दिखने में इससे बड़ा लगता था, पर हकीकत तो ये कोई नहीं झुठला सकता कि वो इससे काफ़ी बड़ी है। अगर होती 5-4 साल तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, पर यहाँ कई साल की बात थी जिन्हें नज़रअंदाज करना आसान नहीं था इसके लिए। पर इस पागल को कौन समझाए? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो, रोड ब्लॉक करवा दो। मैं नहीं चाहता इसे ज़रा सी परेशानी हो। वो हुक्म देता कान से ब्लूटूथ निकाल गया और इसकी आसानी के लिए जहाँ से इसे गुजरना था वहाँ से सारे रोड सुनसान करवा दिए थे कि इस पर किसी की नज़र ना पड़े। आखिरकार वो अपने ज़िम्मे पर सईर आलम की लाडली शहजादी बहन को इसके महल से निकाल कर ले जा रहा था। ऐसे ही तो नहीं लेकर जाता कि इस पर सबकी नज़र आए। आइए मैडम, आपका ग़ुलाम आपके लिए इंतज़ार में था। इसके शानों पर अपनी शाल लपेटते हुए इसने मोहब्बत से माथे पर बौसा दिया कि सिमी बौखला कर आसपास देखने लगी।
पर वहाँ किसी को ना पाकर इसे पीछे धकेल गई, पर वो इससे हिलने से रहा। किचन के काम तुमने किए हैं? वो घूर कर बोली। आरिफ पहले चौंका, फिर आंखें सुकेड़ गया। कर दी ना, बीवियों वाली बात। कहाँ अनारकली और कहाँ मुमताज़ बेगम। वो इसे बैठने का इशारा देने लगा, पर वो तो मुमताज़ बेगम पर शाउट थी। तुमने वो भी क्या बोला था, और अब मुमताज़ बेगम किसे बोल रहे हो, दिमाग से आ रही इंसान। इसकी बात पर आरिफ ने आंखें घुमाई। अल्लाह अल्लाह, बस में एकदम घरेलू बेगम लग रही हैं, जिसकी शान में मासूम शौहर से गुस्ताखी हो जाए और वो अर्तुगरुल की बहन बन जाए। अब तो अलारी की अलसीना है। इसे वहीं बुत बना देखकर मजबूरन इसने अपना बाजू उसके कमरे में डाला और आगे करते अंदर बिठाया। मुझे पीछे बैठना है, वो गुस्से से बोली। नहीं, आके बैठे और मौसम को एंजॉय करें, ताकि फिर मैं आपको जी बढ़ कर देख सकूं। वो कहता ड्राइविंग सीट पर आया और सिमी को वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था लॉन्ग ब्लैक कोट में। पर वो इतनी बेबाक नहीं थी जो इससे कह दे कि जबकि बल्कि मुँह फैलाए बैठी थी। और ये इसकी खफकी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। जब गाड़ी गेट से बाहर निकली और आहिस्ता से गाड़ी की छत गायब हो गई, ये वो घबराई। आरिफ मुस्कुरा दिया, पर जब सिमी की नज़र टिप टिप छोटी सी बूंदों को बरसाते आसमान के चमकते तारों पर गई तो वो मबहूत सी रह गई। और वही गाड़ी को ऑटोमेटिक पर डालते आरिफ मबहूत सा इसे देखता स्टेयरिंग भी संभाले हुए था। ये इतना खूबसूरत क्यों है मौसम आरी? क्या आलम आ रहा है, इसलिए वो अपनी रहमत बरसाकर मुझे खुश कर रहा है। इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझते महसूस करके वो बोली। यही समझ ले जाने अलारी। इसकी अलारी पर सिमी ने चौंक कर देखा और इसके सीरियत तासुरात देखती वो खिलखिला उठी। तुमसे ये जाली अरबी की आदत कब जाएगी? वह खिलखिलाहट के दरमियान बोली। आरिफ बेखुद सा इसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत बेबस करते लबों को देखता सर हिला गया। जब आप मुझ में समा जाएंगी, वो बड़बड़ाया, जो सिमी ने नहीं सुना क्योंकि इसकी सारी तवज्जो सुनसान भीगती सड़क हवाओं के सर्द झोंकों से आसमान पर थी। ये काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। सर्दी से अपने गिर्द शाल ओढ़कर इसे देखती मुस्कुराई। पहले खाना खाना चलते हैं, फिर कहीं दूर। वह फैरान सड़क पर गाड़ी भगाता इसके हाथ को लबों से लगाकर बोला, बाज आ जाओ। वह हाथ छुड़वाकर इसकी पहुंच से दूर हुई। आरिफ सर को खम देता मोहब्बत पाश नज़रों से देखकर सामने देखने लगा। कुछ दूर ही इसने एक रेस्टोरेंट बुक करवाया था, सिर्फ इसकी सिमी के लिए। इन घंटों का रेस्टोरेंट। ऑनर को चेक दिया था। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है आरी? लोग क्यों नहीं? अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई। वो सड़क दुकान बंद देखकर हैरत से बोली, क्योंकि वो उलझा अब इसे क्या जवाब देता कि इसके आशिक ने इसकी दीवानगी में लॉकडाउन करवाया है शहर में। क्योंकि सिमी ने हैरत से इसे देखा, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। इसने दांतों की नुमाइश करवाते कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई, इतनी सर्दी नहीं, हम तो चल रहे हैं बगैर छत वाली गाड़ी में। वो मुँह बनाकर बोली। आरिफ बौखला गया कि वो कैसे भूल गया पास बैठी सईर की बहन है। मैं भी इनसे बोला था क्यों बंद है ये शहर? हमारा कराची तो रात को दिन और दिन को दिन करने वाला शहर है, इसने सर हिलाते कहा। सिमी ने इसे डायलॉग पर घूरा। कब बोला तुमने और किस देश की घूरी पर वो खुशिया गया। आने से पहले इसने बेचारगी से नज़रें यहाँ वहाँ घुमाते हुए कहा। इसे मालूम पड़ गया था बीवी से झूठ कितना महंगा पड़ सकता है, और बीवी भी कोई आम ना हो, किसी डॉन की बहन हो तो इस बंदे का अल्लाह ही खैर करे। कि आने से पहले तुम्हें मालूम पड़ गया था? मैं ये सवाल करने वाली हूँ क्योंकि इतनी देर तो तुमने नोट नहीं किया। ये तो मैंने तुमसे कहा, तब से बौखला रहे हो आरी। अल्लाह अल्लाह, लड़की मैं नोट कर गया था, पर इसका जुमला छोड़ने पर सिमी ने मुस्कुराते पूछा, क्योंकि इसे जो शक हो रहा था वो इसकी मिसनी शक्ल देखते हकीकत मालूम हो रही थी। तुम्हारी संगत में होश आ ही नहीं रहा। वो बात को घुमाने के लिए इसके हाथ की पुश्त पर लब रखकर इसकी आंखों में झांकने लगा कि सिमी बौखलाकर हाथ खींच गई। तुम बात घुमा रहे हो, वो चिढ़कर बोली। अरे अरे मेरी अलजान, मैं कहाँ बात घुमा रहा हूँ? आपको तो मालूम है हमारे कराची वाले कितने हसास हैं। इन्हें सर्दी लगती होगी इसलिए जल्दी जल्दी रज़ाई में घुस जाते हैं। वो स्माइल पास करता बोला। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हारे जैसे भी होंगे यहाँ बहुत, जिनके सर पर ख्वारी का भूत सवार होगा। इसने तंज किया और शॉल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा। मौसम के सर्दपन से वो आहिस्ता से इसकी सिमत खिसकी। अलसिमी जी, ये गलती मत करें, आपका अलारी द वन एंड ओनली है। वो सर नफ़ी में हिलाता बोला और अपना बाजू इसके गिर्द डालते इसे अपने शाने से लगा दिया। गाड़ी की छत कहाँ गई? मुझे अब सर्दी लग रही है। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर इसके सीने में ठंडक पहुँचा गई। मैं चाहता हूँ आपको और सर्दी लगे और आप मेरे शाने के बजाय सीने से लग जाएं। वो सरगोशी में बोलता इसके हाथ एक हाथ से सहलाने लगा और सिमी ने मुस्कुराते गाड़ी की छत को देखा जो वापस आ गई थी। आरिफ ने लो टेम्परेचर पर हीटर चलाया, जिस पर वो वापस खिसक गई पीछे। ये क्या सत्यानाश हो गया, मेरे से लड़की खुद दूर भगा दी। वो दिल महसूस कर सोचता रह गया कितना हसीन मंजर था जब वो इसके शाने से लगे बैठी थी
और वो एक हाथ से इसके हाथ सहला रहा था। एक तो ये खुद अपनी बीवी के पास पहुंचकर सुकून से रह रहा होगा, हमें ही इंतज़ार की सूली पर लटकाया हुआ है। इसका गुस्सा बालम पर उतर रहा था, जो आ ही नहीं रहा था कि इसकी कश्ती किनारे लगे और वो भी अपने चूज़ों को गोद में ले सके। अलसिमी जी, वो इसे खिड़की पर सर टिकाए बाहर के मंजर में महू देखकर बेचैन होता पहलू बदल कर बोला, हाँ यार, मुझसे बातें करें, मैं चने बेचने आया हूँ क्या? वो चिढ़कर बोला। इसके जवाब सुनकर सिम्मी का कहकहाफ गाड़ी की फिजा में गूंजा। मैं क्या कर सकती हूँ आरी, जब बाहर के मंजर इस कदर हसीन है। वो इसे चिढ़ाने के लिए आंखें मीच कर बोली और इसकी सदा पर तो वजह से जी जान से लुट गया। जैसा बेहतर लगे वैसा करें, हमें तो वैसे ही मार डाला है इन अदाओं ने। वो हथियार डालता हुआ घुटने टेक गया और गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दी। सिमी ने नासमझी से देखा, पर इसके लबों पर तो सब तबस्सुम देखकर वो सटपट आ गई। आरिफ ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑन किया, जिससे फिजा में खनक सी आवाज़ फैल गई और खामोशी को तोड़ती गुलकार की आवाज़ मायने खेज एहसास जगाने लगी कि खिड़की के बाहर देखती सिमी अल्फाज की हेर फेर में उलझ कर रह गई। संपोलिया, वो इसे तिरछी नज़रों से देखती बड़बड़ाई, मैं संपोलिया नहीं, सांप हूँ। आप हिसार में तो आए, खुद मालूम पड़ जाएगा इस सांप की गिरफ्त से। इसकी गालों को उंगलियों से छूकर वो बोली। वो बोला। सिम्मी सुर्ख सी लाजवाब हो गई और झटके से इसके हाथ को पीछे करते रुख मोड़ गई। पर इसके गानों का गला कैसे घोंटे। वो लब पीछे बैठी थी, इसे कहाँ ऐसे गाने सुनने की आदत थी, पर यहाँ फिजा में बिखरे हुए अल्फाज से इससे घबराहट सी हो रही थी। बस इससे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक सिस्टम ऑफ कर दिया। आरिफ ने चौंक कर इसके चेहरे की सुर्खी देखी। एवें ही बस अलजाना, अभी तो शुरुआत है। इसके बाजू को जकड़ते इसने झटका दिया कि वाह करती लहराती इसके साथ लगी। आरी खौफ से इसकी सिसकी निकली, पर वो बेपरवाह होकर इसके कमर में पास डाले इसे साथ लगा गया। अलारी की अलजाना, मैं ऐसे दूर बैठकर सांसें ले रही हो मेरी, जब मालूम तो है सांस मुझे तब आती है जब आपकी सांसें करीब होती हैं। इसने कहते झुककर उसकी गाल से अपनी नाक सहलाई और गहरा सांस भरा कि वो इसकी दहकती सांसों पर सिमट सी गई और गुस्से से इसे दूर धकेल कर खुद फासला कायम किए इससे हाथ छुपाकर अपनी धड़कन पर रखा। ज़ेरक निगाहों से देखते आरिफ ने ज़ोरदार कहका लगाकर इसे सटपटा दिया कि भौंकलाकर अपने हाथ गोद में रखे बाहर देखने लगी, पर वो इसकी शर्मिंदगी से मीची आंखें देख चुका था। बस कर दो आस्तीन के संपोले, वो भी मजीद कुछ कहता गुनगुनाता सिम्मी से सुन ना सकी, तभी इसकी एक सुने बगैर चीख उठी, जिसके साथ ही गाड़ी झटके से फूलों बरकी कुमकुमों से सजे रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में रुकी। आस्तीन का सांप। मैं इसने हैरत से सिम्मी के चेहरे को देखते कहा, क्या ही खूब कहा है, अलजानम में आस्तीनों में छुपाए रखना चाहती हैं मुझे। उफ, मैं सोचकर पागल हो जाऊंगा, इतना प्यार मुझसे। वो इसकी तरफ रुख किए आंखें सुकेड़े पर पुरशौक नज़रों से देखता कह रहा था। सिमी का दिल किया इसके बाल नोचते, एक ऐसा इंसान था। इसने सोचा था कि आस्तीन का सांप कहे कहते इसे बुरा लगेगा, पर यह तो अपना मकसद ही निकाल कर बैठ गया। क्या चाहते क्या हो मुझसे, वो बनाकर बोली। नाक की नथने फूल सी रही थी वो गुस्से से, और इस नरम सी सुमैया का ये रूप इसे मजीद दिलकश लग रहा था। अब आपको क्या बताएं, क्या चाहते हैं अलसिमी जी? एक्सपायर डेट आने वाली है, इसलिए पत्थर को पिघलाना चाहता हूँ, पर शायद अब उनकी किस्मत में साले साहब से एक्सपायर होना ही लिखा है। वो बड़बड़ाया और सिम्मी के देखने पर इसे आंख मारता गाड़ी गाड़ी से निकला और आसपास ज़ेरक निगाहें घुमाई। जब दूर अपने आदमी के अलर्ट खड़े नजर आए तो सर हिलाता दूसरी तरफ आया। आइए अनारकली, एक्सपायर होने से पहले शहजादा सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदारा तवज्जो फरमाए। इसने मौदब से गाड़ी का डोर ओपन किया। सिमी ने गहरा सांस भरते इसे देखा, जो लॉन्ग ब्लैक कोट में खूबसूरत खूबरू लग रहा था और इसके सामने यूँ झुका इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो इसके हाथ को इग्नोर करती शाल संभाल कर बाहर आने के लिए हाथ आगे किया ही था कि आरिफ ने झटके से उछक कर इसे बाहर निकाला। क्यों इतनी खफा खफा सी रहती हैं अलजानम? वो दिलचस्पी से देखता इसे गाड़ी का डोर ओपन करने लगा था। सर, सर प्लीज़ बात सुने। ओए हैंडसम। आरिफ ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फासले पर खड़े बौखलाए अपने आदमियों को देखा, जहाँ से कुछ लड़कियों के टोले से इसे बुलाया जा रहा था। ये क्या है, तुम्हें मुखातिब कर रही हैं आरी? सिम्मी ने उलझकर आरिफ के चेहरे को देखा, जो सर्द नज़रों से अपने आदमियों को देख रहा था।
हाँ वो। सर प्लीज़, हमने यहाँ पहले बुकिंग करवाई थी, प्लीज़ हमें सेलिब्रेशन करने दें प्लीज़ सर। आरिफ के कुछ कहने से पहले ही वहाँ से लड़की गला फाड़ कर बोलती से बौखला गई। ये क्या कह रही हैं? इसने पूछ कर लब भींचे। कुछ नहीं, ऐसे ही मैं देखता हूँ, शायद बच्ची को मेरी मदद चाहिए। घुसिया कर इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते बताया और सामने खड़े अपने आदमी को इशारा दिया जो भागता हुआ इसके पास पहुँचा। यहीं रुको अपनी मैडम के पास, मैं देखता हूँ, इसने से घूरते हुए कहा और सिम्मी के देखने पर मीठी मुस्कान पास करते गेट की सिमत बढ़ गया। संपोलिया पता नहीं क्या छुपा रहा है। इसकी मीसती मुस्कान को देखते वो इसकी चौड़ी पूछ देखती सामने खड़े गार्ड पर नजर डाले अब यहाँ वहाँ देख रही थी। लगता पार्ट 2 में अकबर मुझे ही चुनवा देगा दीवारों में। इस लड़की पर तो कुछ असर होने से रहा। कम अज कम बंदी को इशारा ही कर दे ताकि मुस्तकबिल नजर आए। अभी तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है। वो बेल्ट से गन निकालता हुआ हाथ में पकड़े कोट के अंदर हाथ किए, दूसरा हाथ शेप पर फेरता इन लड़कियों के सामने आया जो इस ब्लैक लॉन्ग कोट शहद सी सुकड़ी आंखों वाले को मबहूत होकर देख रही थी। क्या मसला है? वो अपने आदमी को घूरता तिरछी नज़रों से सिम्मी को देखने लगा जो इसे ही देख रही थी। वो एकदम मुस्कुरा दिया।